नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियां और उसके कार्य। तो इसके क्षेत्राधिकार के तहत जो है मैंने ये पहले लिख दिया है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो लिखने करने में। तो क्षेत्राधिकार के अंदर हमने 7 भागों में बांटा। इसका क्षेत्राधिकारों को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों के बारे में इनका थोड़ा थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 भागों में बांटा है। एक है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, जो केवल और केवल सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसे मामले वो आते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आने वाले विवादों की सुनवाई केवल ऐसी में ही की जा सकती है, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी जो है सुनवाई की जा सकती है, नीचे की अदालतों में नहीं की जा सकती। ऐसे मामले कौन कौन से हैं? तो देखिए, ऐसे मामले हैं भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में क्या हो जाए? विवाद। भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच में क्या हो जाए? विवाद हो जाए या ऐसी अनबन हो जाए, तो ऐसे मामलों की सुनवाई कौन करेगा? तो ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, किसी 2 राज्यों के बीच के मामले की। और दूसरा मामला है भारत सरकार या संघ सरकार, संघ का कोई राज्य, भारत सरकार या भारत सरकार के संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक से अधिक राज्यों के बीच के विवाद, या भारत या संघ का कोई राज्य उसके बीच में विवाद हो, या भारत के जो राज्य हैं उनके बीच का कोई विवाद हो। ऐसे मामले कहाँ जाएंगे? तो ऐसे मामले सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसे मामले सीधे कहाँ जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में संवैधानिक विवाद हो जाए, कानूनी विवाद हो जाए, दावपेच हो जाए, कानूनी विवाद हो जाए, तो ऐसे संबंध में जो विवाद जहां सुनवाई होगी उस विवाद की, वो कहां होगी? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर होगी। सीधी किसी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के अंदर न जाते हुए वो सीधी कहां जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाएगी। एक इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का एक सीधा एक और मामला है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है, और वो मामला है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्र, समवर्ती का अर्थ होता है दोनों में जाता है। वो दोनों में किस में जाता है? एक तो जाता है, देखो, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार दिया गया है कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे या तो हाई कोर्ट में जा सकता है वो, या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। उसकी मर्जी हो उस न्यायालय में वो जा सकता है, या सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और वो हाई कोर्ट का भी सहारा ले सकता है। किसके कारण? तो अगर उसका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है किसी व्यक्ति का, तो वो जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और वो हाई कोर्ट का भी सहारा ले सकता है। इसके बाद में एक है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि हम अपील करके जा सकते हैं, यानी कि किसी के विरुद्ध हम अपील, किसके ऐसे कौन कौन से विवाद है जिनके विरुद्ध हम अपील करके सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो वो है, देखो, संवैधानिक जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखो, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 भागों में बांटा है मैंने क्या 4 भागों में बांटा हुआ है। ये संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार और विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। संवैधानिक के तहत अनुच्छेद 32 के तहत हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे, हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, विवाद के अंदर संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऐसा जो मामला है वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सीधा एचसी से कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। देखो, ये लिखा हुआ है एचसी, यानी कि हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो एचसी के निर्णय की अपील एससी में की जा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। एक तो ऐसे। दूसरा, दीवानी मामलों के अंदर मूल संविधान, जब हमारा संविधान बना था उसके अंदर ये मामला था कि मूल संविधान के अनुसार 2
20,000 से अधिक के विवाद, यानी कि 20,000 से अधिक का विवाद है, कोई मामला है 20,000 से अधिक का, वो ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था। लेकिन इसके अंदर 30वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 133 के अंदर यह संशोधन कर दिया गया है कि अब किसी भी तरह का दीवानी मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपील के लिए जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के अपील के लिए जा सकता है। तो 20,000 से अधिक विवादास्पद मामले ही एससी में अपील थे, लेकिन 30वां संविधान संशोधन 1973 के तहत अनुच्छेद 133 में संशोधन कर दिया गया है। तो अब क्या हो रहा है, तो अब सभी दीवानी विवादों की अपील एससी में की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। एक है फौजदारी, तीसरा है फौजदारी। तो फौजदारी में क्या है, तो ऐसे विवाद जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों में किसी व्यक्ति को बरी कर दिया गया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे बरी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो काम है या विवाद है वो कहाँ सुनवाई के लिए योग्य होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के लिए योग्य होगा, और वो ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। कौन? जो निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया हो और हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय ने उसे फांसी की सजा दे दी गई हो, ऐसे व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और या ऐसा व्यक्ति जिसका मामला निचली अदालतों में चल रहा हो और उच्च न्यायालय उसे सीधे अपने पास मंगवा ले और उस विवाद में किसी व्यक्ति को वो फांसी की सजा सुना दे, मृत्युदंड दे दे, तो ऐसे मामले भी कहां जाते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाते हैं। या फिर ऐसा कह दे, खुद उच्च न्यायालय ऐसा कह दे कि ये विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के सुनने योग्य है या सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विचारणीय योग्य है, ऐसे मामले जो है वहां जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील के रूप में, हम अपील कर सकते हैं। तो देखो, या एससी के अधीनस्थ न्यायालय से विवाद को अपने पास मंगवा कर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो, तो ऐसे मामले की जो सुनवाई होगी वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे, और क्या है, उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि ये विवाद सर्वोच्च न्यायालय में विचारणीय है, ऐसे मामले अगर वो खुद ही कर दे प्रमाणित, तो वो मामला कहां जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। एक यहाँ पर विशिष्ट जो है अपील क्षेत्राधिकार है, वो मैं यहाँ लिखा है मैंने। देखो, कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में, यानी इन तीनों श्रेणियों में भी न आते हो, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई ऐसा विवाद है जो इन तीनों श्रेणियों में नहीं आ रहा हो, और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि इस विवाद पर हमारा हस्तक्षेप आवश्यक है या आवश्यक हो सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने पास उस मामले को मंगवा सकता है। ठीक है, तो देखो, कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते हो, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। तो नोट लगा के मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 135 के तहत एससी को ये अधिकार दिया गया है, विशिष्ट अपील क्षेत्राधिकार 135 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वह सैनिक न्यायालय, भारत के अंदर सैनिक न्यायालय होता है, जो सेना का जो सैनिक जो है नियमों का अनदेखा करते हैं या कुछ सैन्य के अंदर अपराध करते हैं, सैनिक अपराध, हमारे सूचनाएं आदान प्रदान किसी दूसरे देश से या इस प्रकार का कृत्य करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है सुनवाई वगैरह होती है सेना से संबंधित, कोर्ट मार्शल वगैरह इस प्रकार की, तो वहाँ सैनिक न्यायालय में होती है ये सब। तो सैनिक न्यायालय को छोड़कर, सैनिक न्यायालय को इस न्यायालय से अलग रखा गया है,
सैनिक न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय या न्याय मंडल, न्याय ट्रिब्यूनल के अंदर जो है एक से अधिक न्यायाधीश बैठते हैं और ये विषम संख्या में बैठते हैं। कौन सी संख्या में बैठते हैं? विषम संख्या में, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से। तो वो उनके द्वारा निर्णय दिए गए हो तो उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की सर्वोच्च न्यायालय अनुमति प्रदान कर सकता है। आगे बात समझ में? तो ये जो है अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब है तीसरा, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार 136 अनुच्छेद के अंदर है। तो ये भारत के अंदर, भारत क्षेत्र, भारत पूरा जो है भारत है, जिसके अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी में केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर, केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर वो किसी भी न्यायालय में चल रहे परिवाद को या विवाद को अपने पास मंगवा सकता है। ये उसे जो है अनुच्छेद 136 के तहत जो है ये अधिकार प्रदान किया गया है। और ऐसा करने पर उसे जो है संविधान के अनुसार किसी भी तरह का उसके ऊपर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या वो किसी जिला न्यायालय से कोई विवाद सीधे अपने पास मंगवा सकता है। तो हाईकोर्ट उससे कोई ऐसा पूछ नहीं सकता कि भाई आप सीधे वो ऐसे क्यों मंगवा रहे हो। अगला है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श का मतलब होता है सलाह देने के संबंधी क्षेत्राधिकार। केवल वो सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे सकता है। किसको सलाह देगा? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई विषय ऐसा है जो सार्वजनिक हित के लिए है और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की या न्यायिक जो है सलाह चाहिए, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से न्यायिक सलाह मांग सकता है। न्यायिक सलाह मांग सकता है। जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय उसे सलाह जो दे वो राष्ट्रपति वापस उस सलाह को माने या न माने, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो सलाह मांग सकता है और सलाह मांगने पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसे सजा, मुख्य न्यायाधीश उसे सलाह देता है, लेकिन सलाह माने या न माने वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अगला है अभिलेख न्यायालय। देखो कुछ अभिलेख न्यायालय 129 अनुच्छेद 129 में है और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो संविधान के अंदर लिखे हुए नहीं होते हैं, या कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ सजाएं ऐसी होती है जो संविधान के अंदर लिखी हुई नहीं है, या कुछ अपराध ऐसे जो नए होते हैं और उनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो अपराध की तो सजा देनी होती है। तो ऐसे मामले सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जो सजा देगा, जो कार्रवाई करेगा, वो निचली अदालतों के लिए एक अभिलेख न्यायालय बन जाती है, या एक अभिलेख बन जाता है, एक कानून बन जाता है, और उस कानून की कोई अवमानना नहीं कर सकता। उस कानून की कोई अवमानना नहीं कर सकता। अगर कोई उस कानून की अवमानना करता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार की सजा दे सकता है। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के जो अभिलेख न्यायालय है उसकी कोई अवमानना करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे किसी भी तरह की सजा दे सकता है, किसी भी तरह की सजा दे सकता है। ये उल्लेख है इसके अंदर। कुछ भी सजा दे सकता है वो जो उसको अच्छी लगे या अपराध के हिसाब से सही रहती हो, ऐसी सजा देगा। ठीक है। और इसके अंदर ये भी है, अभिलेख न्यायालय जब ये बन जाता है, नया विषय है, नया अपराध है और नया ही सजा है, तो फिर बाद में वैसा कभी अपराध होता है तो निचली अदालतें अभिलेख जो न्यायालय या अभिलेख जो कानून है उसके तहत जो फैसला दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसी फैसले के अनुसार, उसी फैसले को रखते हुए कि भाई उस समय ये ऐसा परिवाद आया था और उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये सजा दी थी, उसी तरह वापस दूसरे केस में वो निचली अदालतें जो है उस कानून के तहत दोषी को सजा देती हैं। तो इस प्रकार से अभिलेख न्यायालय भी ये हैं, यानी कि अभिलेख की तरह सुरक्षित बन जाता है, ये कानूनी बन जाता है अभिलेख न्यायालय निचली अदालतों के लिए। फिर बाद में इसके आधार पर फैसले होते रहते हैं।
ठीक है। अब मौलिक अधिकारों के रक्षक, हमको पता है कि हमें अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का संरक्षण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, जिसके तहत हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसी के अंदर भी जा सकते हैं हमारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, ठीक है। और ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है कैसे, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये रीट जारी करता है। ये रीट जारी करके अधिकारियों के ऊपर जो है अंकुश बनाए रखता है, दबाव बनाए रखता है, ताकि वो संविधान के अनुसार ही कार्य करे और मौलिक अधिकारों का हनन न करे। इन रीटों को मैं बाद में आपको संक्षेप व्याख्या कर दूंगा, इन रीटों की अगले वीडियो के अंदर या अगली कक्षा के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर जब हमें पुलिस गिरफ्तार करने आती है, जब हमें पुलिस गिरफ्तार करने आती है, तो हमें अधिकार दिया गया कि हम पहले तो पूछ सकते हैं कि भाई हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, गिरफ्तारी वारंट बताइए। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हमें यह अधिकार है कि पहले तो हम किसी को सूचित कर सकते हैं कि मेरे को पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है, ठीक है। पुलिस क्या कर रही है, मेरे को गिरफ्तार कर रही है, और गिरफ्तार होने की जो है समय से 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, और न्यायालय उसे जो भी सजा देता है या उसे छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी मैं जो ये परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, इन सब के जो आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। अगला है 7वां, संविधान का संरक्षण भी करता है। संविधान का संरक्षण न्यायिक पुनरावलोकन की जो है शक्ति दी गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय को, उसके आधार पर करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत अगर ये अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 के तहत है। अनुच्छेद 131 के तहत अगर कोई क्या भारत की संसद ऐसा कानून बना दे जो संविधान का पालन नहीं हो रहा उस कानून के, या संविधान का अतिक्रमण करके कानून बना दे, या ऐसा कानून बना दे जो लोगों की या जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 के तहत निरस्त कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और अनुच्छेद 132 के तहत राज्य की विधानमंडल या राज्य के अंदर जो विधानमंडल होता है, वो जो कानून बनाता है, या तो वो कानून संविधान का अतिक्रमण करके बनाया जाता है, या ऐसा कानून बना दिया गया हो जो लोगों की या जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो ऐसे कानून को वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। असंवैधानिक घोषित करते ही वो कानून निरस्त हो जाता है, ठीक है। इसी को ही जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कही गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 131 अनुच्छेद 132 के तहत एससी को केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देता है, उन्हें वापस बनाने का अधिकार देता है। और जो वो ऐसे कानून बनाते हैं जो संविधान का अतिक्रमण करके बनाए गए हो, या लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हो, इस प्रकार के कानून को वो अवैध घोषित या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। ये जो हमने ये पढ़ा है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि वो किसकी क्षेत्र पे इससे काम करता है और उसकी शक्तियां हैं और उसके कार्य हैं, ठीक है। ये कक्षा 10 के लेवल से है। जो कोई भी छात्र है कक्षा 10 के लेवल का, या और भी बाकी जो चीजें हैं कक्षा जो है 9th के अंदर भी है, 8 के अंदर भी है थोड़ा बहुत, और एक आम नागरिक को भी इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। तो सभी के लिए जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल को आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट।